जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। और वहीं हुमायूं इकबाल शमी, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इकबाल साहब आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जो है ये रिपोर्ट दी गई है कि आने वाले दिनों में जो है सिंध प्रांत में जल संकट पैदा हो जाएगा, बारिश कम होने वाली है। वैसे ही देखिए पाकिस्तान कई आर्थिक संकट से, तो कई तरह से अगर हम इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो वहां पर कई संकट पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अब ऐसे में ये जल संकट भी अब सामने आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका जी, मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने ये कहा कि पाकिस्तान को मार पड़ने वाली है सूखे की। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये आप खुदा से लड़ना चाहते हैं। ये तो खुदा या आपका भगवान होता है। बारिश बरसना ना बरसना खुदा के बस में होता है, इंसान के बस में नहीं होता। तो अगर आप खुदा से लड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल बात सर। सुन ले, मेरी कंप्लीट नहीं मैं सर, इंट्रो की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट जो आप एक दोबारा इसमें सुन लीजिए। मैं इसमें एक चीज सिर्फ जोड़ दूं कि बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, ये हर जगह आती है, भारत में भी आती है, दुनिया के अन्य देशों में भी आती है। जी जी इसके लिए जी। तैयारी क्या है जल संकट में, उस नहीं, हिसाब से पूछ तैयारी रही हूँ मेरा सर। मतलब है, आप तैयारी ये है कि खुदा के साथ कोई एग्रीमेंट हमें बता दें कैसे किया जाए ताकि हम तैयारी कर लें उसकी। लेकिन मसला ये होता है कि ये एक, आपको पता है पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का एक दौर चल रहा है पूरी दुनिया में। हम्म कहीं बारिशें ज्यादा। अब ये अरब के इलाके, यूएई, सऊदी अरेबिया, जहाँ ट्रेडिशनली बारिशें नहीं होती थी, वहां बहुत बारिशें हो रही हैं। पिछले साल दुबई में आपको मालूम है इतना बड़ा फ्लडिंग हुई थी कि शायद पाकिस्तान में उस नौयत की नहीं हुई थी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक ट्रेंड है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये क्लाइमेट चेंज हो रही है दुनिया के अंदर। अब वो चीज है, पाकिस्तान भी उसका इफेक्ट हो गया। कल हिंदुस्तान, अब भी जो अगर यहाँ बारिशें कम होगी तो आपका जो पंजाब का इलाका है वो भी इससे मिलता है, पंजाब और ये वाकई राजस्थान वगैरह, तो वहां भी बारिशें कम होगी। तो हमने तो ये नहीं कहा कि जी आप पे अल्लाह ताला की मार पड़ने वाली है, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग है, दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। बाकी जहां तक सूखे की बात है, इससे पहले भी 2-3 दफा मैं अपनी होश में देख चुका हूँ। मेरा ख्याल है 2007 के अंदर हमारे यहाँ जनवरी में बारिशें नहीं हुई, फरवरी में, तकरीबन फरवरी के मिडल में जाके हुई। अभी कोई ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है यहाँ पर सिंध, अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है अभी तक आई है कि ये जनवरी में कई दफा हुआ है कि जनवरी में बारिशें हो के, जनवरी बारिशों का महीना होता है, लेकिन नहीं हुई। फरवरी के अगर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में भी इकबाल जी, बारिशें हो जाती हैं तो ठीक है, फसलें ठहर जाएगी। अब रहेगी तीसरी बात। रखिए अब सर। आपकी जो बात सर जी, अपने सिंध अपनी की बात, आपने बात की। सर अपने अपनी जी बात जी रखी ना। अब जल संचय, वाटर सेविंग, इस तरह की बातें आपने सुनी है कि हम जी एक जी जलाशय बिल्कुल, बनाते वाटर हैं, से उसमें हम पानी को जमा जी करके रखते हैं ताकि आने वाले जी दिनों में जी अगर पानी की कमी हो तो हम उन पानी का इस्तेमाल कर लें। जी जी चाइना से जी लेकर जी के अन्य कई देश है जो समुद्र से जो पानी निकालते हैं उसको फिल्टर करके जो है उसका इस्तेमाल करते बात हैं। करते हैं, ठीक है, अगर ठीक है। तो ये इन सब की व्यवस्था कब की जाती है सर? पहले की देखिए जाती है मैं, ना कि जल संकट ये एकदम बिल्कुल अलार्मिंग ठीक मोड पर है। पहुंच जाए, उसके बाद हम जी जी संचय जी कर रहे हैं, जलाशय बना जी रहे जी हैं और उसके लिए फिर हम फिल्टर के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगी? कराची वैसे ही 16 साल से जो है या उससे कहीं ज्यादा सालों से जो है इस तरह के जल संकट से जूझ रहा है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है सर प्राकृतिक आपदा पे। या फिर हम ये कहें कि देखिए खुदा से लड़ने की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी तो मनुष्य ही करेगा ना धरातल पर। नहीं नहीं, मेरी सुन ली। अब जो आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब देने दें इसका। जी, बात ये है कि पाकिस्तान में 2-3 डैम, बड़े डैम बने हैं, उन डैम के अंदर अभी भी काफी पानी मौजूद है। ये ज्यादा जो मसला पैदा हो रहा है वो उस पोटवारी इलाके में हो रहा है जहां पर के इरिगेटेड लैंड नहीं होती और वहां पर सिर्फ बारिशों के साथ उसका ताल्लुक होता है। जो इरिगेटेड लैंड है वहां पर तो पानी जो है उसकी वजूहत जो थोड़ी सी ये है कि इन जनवरी के महीने में वो नहरों की सफाई की जाती है, तो नहरें बंद कर दी जाती है। नहरें बंद कर दी जाती हैं उसकी सफाई की वजह से। इसकी वजह से वो वहां पर, क्योंकि सिंध के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर भी जो है वो नहरों से और दरियाओं से हासिल किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पर वो ये मसला जरा डिफरेंट नोयत का है। अब रह गया आपका जो हमारे पास है, हमारे पास पूरी तरह भी वो ठीक है। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा कह चुका हूँ कि बाकी चीजों, हमें डैम ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। वो कि अभी हमारे उन डैमों के अंदर पानी मौजूद है, उन 2 दरियाओं डैमों के अंदर इतना पानी मौजूद है कि अगले 1 आध महीना को कोई ऐसा इशू नहीं है उस डैमों से। लेकिन ठीक है। ये वो उन डैमों का पानी
ये जो पोठवार का इलाका है, जहाँ जो आपका जिसमें जो बारानी इलाका है, वहां नहीं जाता उस पानी को नहरी, तो इसलिए वहां पर ये मसला पैदा हुआ है। और ड्रिंक, मैंने आपको कराची की बात बता दी, कराची या वो जो आपका सिंध का कुछ एरिया है, जो कि इन्हीं इन्हीं नहरों और इन्हीं दरियाओं की वजह से उनका ड्रिंकिंग वाटर भी आता है। पंजाब में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ग्राउंड वाटर आता है, वहां ग्राउंड वाटर साफ नहीं है, तो वो नहरें बंद, सफाई होने की वजह से नहरें बंद की हुई हैं, और वो 1 महीना होता है, जनवरी के एंड में खुल जाएंगे तो वो इशू खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन ये बहरहाल एक इशू है कि इसमें एनवायरमेंटल, पूरी दुनिया में ग्लोबल एक चेंज आ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, और इसके ऊपर आपको पता है ठीक बहुत है सर, नुकसान आपने बहुत आसानी से चीजें तो कह दी कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक डाटा मौजूद है, फिलहाल उस पर मैं अभी सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ मैं मेजर जनरल ए के सिवाज सर का रुख कर लेती हूँ। मेजर जनरल ए के सिवाज सर, आपके पास हम आएंगे। देखिए, अभी तक हमने देखा पाकिस्तान के साथ क्या क्या संकट जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में जल संकट है, ये भले ही कहे कि चले ये तो प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का बस नहीं होता है, ये दुनिया में कहीं पर भी चीज है, लेकिन इसकी तैयारी जो है हर देश अपनी आवाम के लिए, अपनी जनता के लिए करके रखता है। आपको पाकिस्तान के दृष्टिकोण से क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है कि उतनी तैयारी है? क्योंकि देखिए, एक तरह से अगर समुद्र, कराची जो है समुद्र किनारे है, और ऐसे में अरब सागर के किनारे है, और ऐसे में अगर वहां से फिल्टर करके उस पानी का इस्तेमाल किया जाए, उसमें बहुत खर्चे हैं और वहां पर फंड की कमी आ जाएगी। ऐसे ही आईएमएफ से फंड अभी नहीं मिल रहा है, अमेरिका ने फंड बंद कर दिया है, तो ये स्थिति क्या है पाकिस्तान की, कैसे है, समझना चाहेंगे आपसे। जी, एक सिवा सर, अनम्यूट करना होगा सर। हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि इस बार जो पाकिस्तान और भारत का भी इलाका, जो गुजरात राजस्थान, यहाँ पर विंटर्स रेन है, उसमें कमी आई है, और उसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है, पानी की कमी का। अब होता क्या है कि ये तो सच्चाई है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, ये किसी के हाथ में नहीं, मगर कुछ एक आप इसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। वो प्रिकॉशन कौन सा देश कितना लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। अभी भारत के अंदर अगर मैं तुलना करूं तो भारत में एक तो हम वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जोरों से कर रहे हैं। हमने अपने गुजरात और राजस्थान के अंदर क्या किया है कि वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाई है। हमने क्या किया है कि वहां पर नदियां जो कैनाल्स को ले गए हैं, जिससे वाटर लेवल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, और हमने ये भी यकीन किया है कि वहां पर डिफोरेस्टेशन ना हो, वहां पर बुशेज लगें उस टाइप की जो कि उग सके। अगर आप, मैं ये कहूं कि जैसलमेर का इलाका है या जोधपुर के आगे या बाड़मेर का, क्योंकि वहां पर मैं बहुत ज्यादा सर्व कर चुका हूं, उसमें कभी भी वहां पर बुशेज नहीं थी, पूरा सैंड ड्यून था, मगर हमने 40-50 साल में उसको ग्रीनरी में बदल दिया है, और वो बहुत धीरे धीरे काम होता है उसको करने। उससे क्या होगा, जोधपुर में जहां पर लगता था कि वहां पर एक प्रकार डेजर्ट है, आज वहां ग्रीनरी है। जैसलमेर में जहां सैंड डून थे वहां पर भी ग्रीनरी आ गई। तो उससे क्या होता है, जब ग्रीनरी आती तो बारिश भी आती है। तो ये सच्चाई है, वाटर लेवल तभी इंक्रीज होता है। अब जो पाकिस्तान की तरफ है वो इनको देखना पड़ेगा कि एक तो बारिश कम हुई है, अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की है, आप तैयारी नहीं की है, और अगर आप बुशेस को कट करते रहे हैं और वहां पर ग्रीनरी नहीं आई है, तो इसकी आपदा बहुत है। देखो, पहले एक बार पाकिस्तान में कुछ एक साल पहले बहुत ज्यादा वहां पर फ्लड आए थे, काफी नुकसान हुआ था, और अब ये जिस प्रकार से सूखा पड़ रहा है, इसके लिए अगर तैयारी नहीं की है तो फिर लोगों को परेशानी होगी। ये पाकिस्तान को खुद देखना पड़ेगा कि वो कितना तैयार है। इशारा भी किया था एक बार इंडस वाटर ट्रीटी का, मैं चंद एक बातें उसमें बताऊं। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकेट किया था। इसमें 6 नदियां हैं, जो ईस्टर्न नदियां हैं उसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, जो कि आपकी ब्यास है, सतलुज है, रावी है, और 3 जो वेस्टर्न नदियां हैं जो कि इंडस है, चेनाब है और झेलम है, उसका 20% वाटर हम यूज कर सकते हैं, प्लस रन ऑफ द वाटर वो बाकी इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। हम उस तीनों नदियों में भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और काफी जो पानी है वो पाकिस्तान में जाता है, जो कि हमारे हिस्से का भी है। मगर अब प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों देशों के बीच में जो 2 हाइडल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं किशन गंगा में, उस पे पाकिस्तान ने कहा है कि ये रन ऑफ द रिवर नहीं है। हमने इसको बोला कि इसके ऊपर
एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये 60 की ट्रीटी है उसके तहत है या नहीं है। मगर पाकिस्तान कह रहा था हम आर्बिट्रेशन के पैनल के पास जाएंगे, तो ये बात अभी कोर्ट में गई, उसने भारत का पक्ष मान लिया कि इसके अंदर जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो इसके ऊपर डिसीजन दे सकता है। अब क्या डिसीजन होगा वो आगे टाइम बताएगा। मगर मैं यही कहूंगा, जो आप इशारा कर रहे थे किरण, आप कितना डिजास्टर के लिए तैयार हो, कितना तैयारी की है, वो एक दिन में नहीं कर सकते, उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम करना है। यही सवाल जो इकबाल साहब से भी मैंने किया था कि देखिए आप अलार्म बजे तब आप करना शुरू करते हो, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसके पहले की आपकी क्या तैयारी है, हम वही जानना चाह रहे थे इनसे। चलिए हम एक चीज और बोलूंगा किरण, देखो ये सच्चाई है कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वेदर चेंज हो रहा है और उसका चेंज होने का रीजन है डिफोरेस्टेशन कर दिया हमने, और जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़े हैं, तो आपको भी उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी एज ए नेशन। भारत ने गुजरात राजस्थान के इलाकों में बहुत तैयारी की है और वाकई हम बहुत सक्सेसफुल हुए हैं कि वो इलाका जहां पर बिल्कुल डेजर्ट था, जहां पर सैंड ड्यून थे, आज वहां पर ग्रीनरी आ गई है, वाटर लेवल बढ़ गया। लेकिन सर इस तैयारी के लिए भी तो जो फंड है वो फंड भी तो होना चाहिए ना पाकिस्तान के पास में। चलिए कर्नल शिवदान जी आपके पास हम आएंगे और आपसे देखिए, क्योंकि जल संधि पर भी कहीं ना कहीं संकट जो है वो मंडरा रहा है, आपसे हम इस बात को समझना चाहेंगे कि अगर ये जल संधि जो है इस पे अगर पुनर्विचार किया जाता है, क्योंकि 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है जब भी जल संधि हुई थी, अगर इसमें कुछ बदलाव हुआ है तो प्लीज आप मुझे करेक्ट जरूर करिएगा, तो क्या अब आने वाले दिनों में इससे भी जल संकट जो है बढ़ सकता है पाकिस्तान के लिए? ये देखिए, पाकिस्तान ने कोई भी वाटर स्टोरेज का प्रोविजन नहीं किया है जनता के लिए। छोटे मोटे बनाए होंगे जरूर, मगर उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता का वेलफेयर हो सके। अभी तो इकबाल जी ने बताया सर 2 बनाया, सिर्फ 2 से 3 डैम बनाया सिर्फ इन्होंने। एक्चुअली क्या है, इसका मुख्य कारण क्या रहा है कि जब 90 के दशक में पूरी दुनिया में विकास की आंधी बह रही थी, आर्थिक लिबरल था पूरा दुनिया, और उस 90 के दशक में पाकिस्तान की जो प्राथमिकता कोई अलग थी। उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका के कहने पर लड़ रहा था तालिबान के रूप में जी। इसलिए जो भी पाकिस्तान में विकास होना था वो सब उनके आतंकवाद की भेंट चढ़ गया है, और ना वहां कोई इन्वेस्टमेंट आया, ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसलिए पाकिस्तान के अंदर फंड्स की कमी आई। आज जो पाकिस्तान की जनता बदहाल है उसके हमें बहुत तरस आता है, हम उसको बड़ा अपराधी महसूस करते हैं कि आज पाकिस्तान की जनता ऐसा क्यों घूम रही है। बताइए, एक आम आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, उसको आम आदमी को जो नॉर्मल सुविधाएं वो नहीं मिल रही है, तो ये किसकी गलती है? सरकार इसलिए होती है कि जनता के कल्याण, जनता के वेलफेयर की सोचे और उस तरह से स्कीम बनाए। तो क्या पाकिस्तानी जनता को अपनी सरकारों से हिसाब मांगना चाहिए कि ऐसी हालत क्यों हुई, जबकि पाकिस्तान बंटवारे के समय सबसे बढ़िया जमीन, सबसे बढ़िया रिसोर्सेज पाकिस्तान को दिए थे, तो आज पाकिस्तान इस स्थिति में क्यों पहुंचा? इसका हिसाब वहां की जनता को, वहां की सरकारों से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गलत नीति अपना करके आज ये पाकिस्तान इस कंडीशन पहुंचा है, वो बहुत ही मानवता के प्रति, इंसानियत के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया गया है। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे, और साथ ही जल संधि को भी लेकर के? और आपने कहा है कि देखिए जी हम चाहेंगे आप बिल्कुल एंट्री करिए सर, और आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मैं एक सवाल भी यहाँ पर सिर्फ आपके सामने रख देती हूँ। देखिए आप जो कह रहे हैं 2 से 3 डैम बनाए गए हैं, और हमारे पास जो डाटा भी, आंकड़े भी है कि सिर्फ 30 दिन के लिए ही जो पानी है उसका भंडारण है। अगर बारिश रुक जाए और इस तरह से सूखे वाली स्थिति अगर आ जाए तो महज 30 दिन का ही पानी जो है वो पाकिस्तान के आवाम के लिए रहेगा। इस तरह की व्यवस्था है पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से। ठीक है, इस पे मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि पाकिस्तान को ज्यादा डैम बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और थ्योरी भी कर रही है कि पाकिस्तान ने जो डैमों की मुखालफत हुई उसमें हिंदुस्तान का राह का भी हक था। उन्होंने यहाँ पर फंडिंग की, एनजीओ को दी कि यहाँ पाकिस्तान में मुजाहरे करवाए गए, कि कालाबाग डैम के खिलाफ मुजाहरे करवाए गए, यहाँ पर और डैमों के बारे में की गई। तो वो भी एक थ्योरी चल रही है, और जिसको हम बिल्कुल इसलिए बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान को जलील करने का या पाकिस्तान को तबाह करने का।
अभी हमने क्रिकेट टीम में देख लिया कि यहाँ चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, माना हुआ था। सर अब सुरक्षित अगर नहीं है भारतीय टीम, आएंगे मेरी जस्ट सुन ले, वो मौके की बात है, आपको जहां मौका मिलता है जलील करते हैं। तो ये काम भी पाकिस्तान में काम ही अगर ऐसा हो, सुरक्षा ना दे। देखिए चाइना, अच्छा एक चीज बताइए, चाइना की सरकार कह रही है हमारे लोग अगर आपके पाकिस्तान में रहे। सर एक सवाल, मैंने किसी की बात में, ठीक है चलिए आप अपनी बात कर लीजिए, मैंने किसी की बात में इंटरफेरेंस नहीं की। आप मेरी बात का जवाब सुन लें। मैंने कहा ये भी यहाँ पर तो आप बात कर रहे हैं ना कि डैम नहीं बनाया यहाँ पर, तो वो उसके पीछे भी आपकी माशाल्लाह आपकी हुकूमत का, आपकी खुफिया एजेंसियों का हाथ रहा मेरे ख्याल के मुताबिक। और ये चीज को मैंने साबित किया कि आप कोई मौका हाथ से नहीं जाने नहीं देते। अभी दूसरी बात यहाँ पर ये की गई, अब भी वैसे एक और भाषा डैम आपका बन रहा है, वो तकरीबन तरबेला की उसी का वो है, और वो इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर हो जाएगा। अब दूसरी बात आपकी आ गई, अभी आपने बात की आपके साथ जो कर्नल साहब हैं, शायद ये लोग, मुझे आई डोंट नो ये पाकिस्तान के इतने खैरखा कब से हो गए कि पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गुर्बत की जो सबसे बड़ा दुनिया का डायस्पोरा है वो हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आप आ जाए, आप शहरों में चले जाए, कोई फुटपाथ पे सोता हुआ आदमी आपको नहीं मिलेगा। आपके यहाँ जो बड़े शहर है वहां पर वो फुटपाथ पे पैदा होता है, वहीं मर जाता है वो, मतलब वहीं पर वो पूरी जिंदगी गुजार के वहां पे करता है। पाकिस्तान में कोई फुटपाथ पे नहीं सोता। पाकिस्तान में कोई, मैंने भूख से मरते हुए किसी को नहीं, अल्लाह का शुक्र है, किसी को देखा। ये कह सकते हैं कि गुर्बत है, इसमें भी यहाँ पे गुर्बत है। दुनिया में गुर्बत का सबसे बड़ा डायस्पोरा हिंदुस्तान के अंदर है। आप हमें कह रहे हैं, क्या सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए ना, बात कंप्लीट। लोन लेकर के लोग जीने को मजबूर है, फंड लेकर के जीने को मजबूर है। पाकिस्तान कौन से फंड लेके? सरकार अपने पूरे देश को ही चला रही है। IMF की तरफ से जो फंड मिला है, जो अमेरिका ने पहले फंडिंग की है, अब तो सोचिए दोनों तरफ से फंडिंग बंद है, क्या होगा आपका? वो क्या बात कर रही है, क्या होगा आपका? और दूसरी बात सर, जो आपने ये कहा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बात, सर इसके लिए इस बात को इसलिए रखा गया था। सर सुनिए मेरी बात, आपने अपनी बात रख ली ना, मेरी बात आप सुनिए। क्योंकि जब चाइना के लोगों को आप सुरक्षित महसूस नहीं करा रहे, वो जब यहाँ पर सैनिक रख सकते हैं, तो क्या भारत की टीम ये नहीं कह सकती है कि आप हमारे लिए कहीं और पर मैच कराइए, क्योंकि हम सुरक्षित नहीं हैं? अगर BCCI ने ये बात कही तो फिर क्या गलत कहा? हम क्या अपनी भारतीय टीम को, हम अपने क्रिकेट टीम को ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने इस पे एक और प्रोग्राम रख लीजिएगा। मैंने जो बात कही थी वो ये कॉन्टेस्ट की गई थी कि आप मौका हाथ से नहीं जाने देते पाकिस्तान को जलील करने का, इसलिए ये बात कही थी। तो कार्य भी तो आप ऐसा करते हैं ना सर, काम अच्छे करिए। हम तो गए थे। और सर हम कहाँ जलील करेंगे? ये तो पाकिस्तान की आवाम ही है जो अदर कंट्रीज में जाकर के आपको जलील करती है। इसी बात सर आपको काउंटर करेंगे। नहीं, अभी आपने बात की है कि हमें IMF का होता है। IMF से आपको पता है $1 बिलियन सालाना मिलता है, $1 बिलियन। और सर इसके लिए शर्त क्या रखी गई है, ये भी याद है सर आपको? अभी हाल फिलहाल में IMF से जब फंड पाकिस्तान मांगने के लिए गए, तो क्या शर्त रखी गई कि सरकारी कर्मचारियों को निकाला जाए? आप मांगने नहीं जाते, आप मांगने नहीं जाते पाकिस्तान। सर तो हमारे सामने शर्त नहीं रखी जाती। चलिए इसके लिए सर एक ही बात से रखेंगे बात। हमारा GDP का 67% कर्जा है, आपका GDP का जो है 80% के करीब कर्जा है। आप सबसे बड़े मांगतू हैं, आपके कर्जे आपके ज्यादा हैं। इकबाल साहब अभी सुन लो, देखो ये सच्चाई है। सुन लो, मेरी बात सुनते नहीं आप। सर क्या बात करें, आपकी बात तो सुन ली मैंने, हमने सुनी सर बैठ करके। मैं सुनता हूँ बैठ के सर, हमने सुनी, बैठा सुनता हूँ, हमने सुनी सर। अगर आपको लग रहा है कि काउंटर करने की जरूरत है, आप कर सकते हैं अपनी बात को, आप कर सकते हैं। ये खुला डिबेट है सर, खुला मंच है, खुला मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सर आप यहाँ पर बात सुरक्षा को लेकर के उठाएंगे, बात गलत पेश करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है सर। और आप सबसे ज्यादा कर्जा, पाकिस्तान से ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान ने ले रखा है। हम नहीं कहते आपको मांगतू हैं, कब कहा हमने मांगतू हैं? अच्छा एक बार सुन ले इकबाल साहब, आपकी बात सुन ली। देखो सच्चाई क्या है कि 2-3 बातें हैं जो एक तो अगर बात हम करने लगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, कहीं इकबाल साहब ने बोला था वहां पर ना कोई भीख मांगता है और सबको खाना पीना मिलता है, इसलिए नहीं भीख मांगता, वो जाते हैं सऊदी अरेबिया में, वहां पर जाके भीख मांगते हैं और वहां से वापस भेजे जाते हैं। देखो सच्चाई क्या है कि इकबाल साहब अगर आप डिनाइल मोड पे रहेंगे तो पाकिस्तान की हालात और खराब है। आज अगर मैं पाकिस्तान की हालात बताऊं, $124 बिलियन का आपको कर्जा है और आपका जो 42% जो आपका GDP वो डेट में है, आपका इन्फ्लेशन डबल फिगर में है, आपका फॉरेन रिजर्व इतना है कि 15 दिन
का देख सकता है। यही नहीं, जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी कहीं टेक्सटाइल और कॉटन वाली, वो बंद पड़ी है, ठप पड़ी है। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट थी वो अब नील के बराबर है। जो कुछ एक फॉरेन कंपनियां काम कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर के कारण एक प्रकार से चली गई हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान का रुपया है एक साल में 77% गिर गया और 300 रुपए है $1 के मुकाबले। पाकिस्तान ने 23 बार IMF से लोन लिया है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट पे भी डाला था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। पाकिस्तान की जो एक प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशन है वो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। और जब तक पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया तो 3 शर्तें रखी कि आप एक तो अपनी सब्सिडीज को कम करें, और दूसरा आप क्या करें कि आपका टैक्स का दायरा बढ़ाएं, और फौज का आप बजट को कम करें। अगर पाकिस्तान को देखें, उसने सब्सिडी थोड़ी कम की, मगर एक फौजी फाउंडेशन है जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा करता है। $80 बिलियन का उसका एक प्रकार से बजट है, जो कि सीमेंट से कोलगेट, रियल एस्टेट से लेके बैंक सब चलाता है, मगर वो टैक्स के दायरे में नहीं। अभी भी टैक्स के दायरे में गवर्नमेंट ली, क्योंकि गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को टच करे। और इसी प्रकार से जो बोला था डिफेंस का एक बार बजट रिड्यूस करना, वो रिड्यूस के बजाय 18% इंक्रीज होगा। तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उसकी वजह पाकिस्तान है। वो कैसे? जब 1950 और बिगिनिंग ऑफ 1960 पाकिस्तान की GDP अच्छा कर रही, मगर जब से पाकिस्तान की फौज ने वहां कंट्रोल लिया है, जब से आतंक वहां हिला है, तो उस समय पाकिस्तान जो है आज उस हालात में पहुंच गया है कि वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। और यही नहीं, ये सच्चाई है। आज वही बातें दोबारा दोहराई जाती हैं जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इकबाल साहब, आप सुन लीजिए, आपने बहुत लंबे जवाब दे दिए। आप अभी करते हैं आधे घंटे का जवाब 2 मिनट नहीं सुनते आप मेरा। अब मैं जवाब देखो, सच्चाई है इकबाल साहब, आपको ये मानना पड़ेगा आपके हालात खराब हैं। आप सिविल वार की तरफ जा रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, आप अगर डिनाइल मोड में रहेंगे तो आपका ही नुकसान है। मैं ये बताने को हमको आपको अगवा कर सकते हैं इकबाल साहब। आपकी हालात खराब है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब और POJ के गिलगित बाल्टिस्तान भारत से मिलेगा। आपको समझ नहीं आ रही। आपकी ये खुशफहमी है। सच्चाई है। हमला करने आए थे आप 2019 में, क्या हुआ? आपके जहाज में करा लिए, बंदे पकड़ लिया। इनकी रूट्स जो है पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की हालात इतनी खराब है, आज आपके जवाब दे दूं। आपको ये समझना चाहिए। और पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज जो है वो हुकूमत करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। असली पावर वहां पर इस्लामाबाद की से होती है। ये सच्चाई है, ये मान के चलो। आपकी प्रॉब्लम आपकी फौज है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको समझना चाहिए। आप जिस प्रकार से हालात खराब होते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ सीनियर आदमी है, मैं मानता हूँ आप सीनियर आदमी है, तो आप सुन लेना। डिनाइल मोड में ऑलवेज क्यों रहते हैं? जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कीजिए ना। जब आपने इस बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है सर, आप ही के पास आ रहे सर, आप ही कहेंगे सर, आप ही के पास हम आ रहे हैं। वही बात एक ही बात सर कह रहे हैं कि देखिए डिनाइल स्टेट में ऑलवेज क्यों रहते हैं। देखिए आपने कहा ना 2 से 3 डैम बने और डैम बनाने की जरूरत है। अब आतंकवाद ने जब आपकी सरजमी को खराब किया ही है, बंजर कर ही दिया है, तो उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए तो आपको कार्य करना पड़ेगा ना। लेकिन सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी स्थिति है और अब हमें ठीक करना है। आपने सर एक एयर स्ट्राइक की बात की सर आपने 2019 की बात की सर, आपने सर इकबाल साहब एक चीज और, आपने 2019 में जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया सर, देखिए वो हमने घर में घुस करके मारा था और वो बदला था। घुस के मारा था, एक कब्जा मारा था आपने यहाँ पे। हमने तो आपको बता के मारा
कि हम आप पे स्ट्राइक करेंगे, ऐलान करके की। आप तो रात के वक्त आए और बम पे आप स्ट्राइक नहीं करते सर, पाकिस्तान कभी स्ट्राइक नहीं करता सर, पाकिस्तान और पीठ पे छुरा घोंपता है, पीठ पे छुरा घोंपता है पाकिस्तान। वो सर एयर स्ट्राइक नहीं करता, एयर स्ट्राइक हमने किया था, भारतीय सेना ने किया था, भारतीय के जवानों ने किया था, घर में घुस करके मारा था आतंकवादियों को। जो कार्य आपको करना चाहिए था वो भारत की सेना ने किया था। चला ही नहीं, जो बम चला ही नहीं है। और रात के वक्त, हम तो दिन के वक्त आए थे और 6 जगह की आपने टारगेट करके दिया, पायलट पकड़ के आपने दे दिया बालाकोट में, जो कि 90 किलोमीटर है। मैं पहले जनरल साहब एक बात सुने, इसको माने, आपका जो पूरा टेररिस्ट कैंप था, जो दुनिया मान रही है, दुनिया कह रही है, तो आप ना माने, आपको ये मानना पड़ेगा। और आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और क्या स्ट्राइक की थी आपने? आपके 28 लॉन्च पैडों को खत्म कर दिया था। मगर ये सबूत तो पूरा वर्ल्ड कहता है। पाकिस्तान का जो डिनायल मोड है, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हो आप। एक आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है उसको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद तारिक तालिबान पाकिस्तान को आप बैड टेररिस्ट बोलते हो। ये कब तक चलेगा? इरफान साहब छूटने के कगार पे हो, अभी तो आतंकवाद को सुन लो, तो जवाब चाहिए। ठीक है, इकबाल साहब का जवाब ले लेते हैं। ठीक है सिवाज सर, इकबाल साहब का जवाब ले लेते हैं। बनाएं, आपकी फिल्में चलती हैं, बॉम्बे की फिल्में होती हैं, जो इसमें दिखाया जाता है सर्जिकल स्ट्राइकें पाकिस्तान, जब लड़ाई होती है ना वो उससे होती है। ये बातें अब ये इसमें प्रोग्राम रख लीजिएगा 2019 का, और क्रेडिबल दुनिया भर की जहां से खबरें हैं ना, जो इंटरनेशनल मीडिया की, वो ले आइएगा कि फलाने ने कहा कि हमने कामयाब की थी। हम बता देंगे कि पूरी दुनिया ने देखा आपका तमाशा है कि आपके पते भी इकबाल साहब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो उस डिबेट में भी मुंह की खानी पड़े आपको। नहीं जाना चाहता सर, कहीं ऐसा ना हो उस डिबेट में भी मुंह की खानी पड़े आपको। कर्नल शिवदान साहब आपके पास जाएंगे, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जो कह रहे हैं उस पर आप जवाब देता हूं। आप पिछले 15 मिनट से भाषण दे रहे थे। 1971 को भूल गए, 93,000 आपके जवानों ने सरेंडर किया था ईस्ट पाकिस्तान में। ठीक है, कर्नल शिवदान जी बहुत देर से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। और आपका ये है, आप देखो मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान की कोई जीतती नहीं, और आप डिनायल मोड पे रहते हो, आतंकवाद का देश बन गया सिविलियन को डालते हैं। आप ये कहते हो वहां पर सिविलियन काम कर रहा था, उसको भी आपने जंगी किया हुआ था। सर कर्नल शिवदान जी, कर्नल शिवदान मेरी बात भी कोई जवाब मैं दूंगा ना। देखिए मैं जवाब साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जवाब आपकी बातों का दूं जो आपने पहले भाषण दिया है। इतना लंबा भाषण आपने दिया कि पाकिस्तान जो है तबाह हो गया, पाकिस्तान ये कर रहा है, फिर फौजी फाउंडेशन पे आप आ गए, जो टैक्स नहीं देते। आपका जवाब दीजिए। 400 बिलियन रुपीस ईयरली वो देते हैं। आपने कहा पाकिस्तान की टेक्सटाइल खत्म हो गई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल में पिछले साल से इस दफा 20 से 25% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट है वो तकरीबन हर साल, पिछले साल 30% इंक्रीज थी, इस साल अभी तक वो 25-26% की इंक्रीज आई है। आपने कहा कि वो टैक्स नहीं, फाउंडेशन टैक्स नहीं देती। 400 बिलियन रुपीस इस साल उन्होंने टैक्स दिया है, ठीक है जी, और उनपे कोई स्पेशल उनको कंसेशन नहीं मिलते। और वो आप सुन ले, आप बात सुनो बात, आप सुनो, आप जनरल साहब बात हौसला करें, आप बुजुर्ग आदमी है, बात को सुने। मैंने इतनी देर सुनता हूँ, मैं उतनी लंबी बात करते हैं। कर्नल शिवदान जी काफी देर से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ आपका फॉरेन रिजर्व कितना है? आप बताओ मुझे फॉरेन रिजर्व कितना है? आपका फॉरेन रिजर्व कितना है? आप बता दो ना, आपको पता चल जाएगा कितने पानी में। हिंदुस्तान की आवाम को बेवकूफ ना बनाए आप। देखो आपका फॉरेन रिजर्व $10 बिलियन से भी कम है। 15 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, $1 से ज्यादा है। तो आपको ये समझ आना चाहिए। दूसरी बात, आप ये बता रहे हो, ये आप खुद हालात खराब है, 23 बार आप IMF से लोन चले गए हो। पाकिस्तान जो है कटोरा लेके चीन जाता है, यूएई जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है। ये तो पाकिस्तान जब मैं कहीं जाता हूँ तो वो कहते हैं पैसे मांगने आ गए। ठीक है, कर्नल शिवदान जी काफी देर से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। कर्नल शिवदान जी काफी देर से, इकबाल साहब जवाब है क्योंकि आप मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं और मैं इसीलिए आपकी हिम्मत। इकबाल साहब देखिए, आपने अपनी बात को रखा, ऐसा नहीं चाहिए कि आप वक्त नहीं देखे। कर्नल शिवदान जी कहे तो मैं मान भी सकती हूँ कि उनको वक्त नहीं मिला है,
लेकिन इकबाल साहब आपने तो अपनी बात को रखा, हमने सुना भी है उसको। अभी इकबाल साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए। कर्नल शिवदान जी की बात को सुन लीजिए सर। कर्नल शिवदान जी, सर कर्नल शिवदान जी काफी देर से देखो इकबाल साहब, कम से कम अब तो मान लो कि हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, टेररिज्म को बंद करें आप और इकोनॉमी को संभालें, क्योंकि आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है। इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है आज की तारीख में। उसको वो तो अब उसका यहाँ पे क्या सिलसिला है, उसका यहाँ पर क्या सिलसिला है? वो ये मौसम के साथ वो क्या ताल्लुक है? अच्छा, चीन में, सऊदी अरेबिया, यूएई में कटोरा लेके जाते नहीं जाते? आपके पास पैसा है नहीं, डॉलर कोई देता नहीं, तालिबान वहां से मार रहा है, तारीख खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में। ये सच्चाई है, आप इस चीज को समझते नहीं। आप डिनायल मोड पे इकबाल साहब, अगर आप ऐसे रहे तो आप सच्ची मुच्ची पूछेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। आतंकवाद और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब मिलके आपको तोड़ देंगे। और आपने तो एक एक करके बात रख लेते हैं, पाकिस्तान में एक पानी एक करके बात रख लेते हैं। अगर ऐसे चलेगा नहीं, आप अंदर जाके देखिए। ठीक है इकबाल साहब, रखिए अपनी बात को, फिर मैं करना। देखिए कर्नल शिवदान जी नाराज हो गए सर, कर्नल शिवदान जी नाराज हो जाएंगे। उनको मैं इतनी देर से चाह रही हूँ कि वो अपनी बात को रखें। सर ठीक है इकबाल साहब आपको सुना सर, सर आपको सुना, आपको सुना, अब उनकी बात सुन लीजिए, कर्नल शिवदान जी को सुनिए। इकबाल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, आपने बोला कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है, जवाब भी पूरा सुनेंगे, फिर जवाब भी सुनेंगे, मैं सुनूंगा, पर मेरी बताइए, आपने बोला हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब नहीं है, तो क्या आईएमएफ ने आपको ग्रे लिस्ट डाला था? आराम से सर, गुस्सा नहीं कर रही, आवाज कट रही है इनकी। अच्छा समझ नहीं आ रहा। आईएमएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला था कि नहीं? फाइनेंशियल सेक्टर आईएमएफ ने नहीं डाला था, फाइनेंशियल ने डाला था, और एक बात बताइए, एफटीएफ ने ये जवाब है आपका। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए डाला था इकबाल साहब। नहीं, एक बात बताइए कि आतंकवाद की वजह से आईएमएफ अभी भी कंसिडर कर रहा है कि आपको ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। एक रूल की वजह से हुआ था, वो हिंदुस्तान आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर पहले डाला था और अब हालात उससे पहले से खराब है। एक बात बताइए, ऐसे कितने देश हैं जहाँ पर आईएमएफ की टीम ने आकर के इन्वेस्टिगेशन किया हो? आपके देश में आईएमएफ की टीम ने आकर के इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आतंकवाद किस तरह आपके देश में फल फूल रहा है। क्या आपके देश में मदद पाकिस्तान में आपने किसी और देश में सुना है? पाकिस्तान में आतंकवाद आई? दोनों बोल रहे हैं, आप दोनों बोल रहे हैं, हद हो गई यार। ठीक है इकबाल साहब, ठीक है सर, इकबाल साहब का आंसर दे लेते हैं। सवाल का मैं जवाब, और जनरल साहब थोड़ी देर हौसला कर लें, कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहुत अच्छा है। सवाल में तो ना बोले ना, बताऊं आप जवाब तो ना बोले, दाएं बाएं भाग रहे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला था, नहीं डाला था? बताओ। पहले बात सुन लीजिए, वो जो सवाल पूछ लेता हूँ, फिर वो दोनों आप चुप रहे ना इनमें। ऐसा है कर्नल शिवदान जी सवाल का जवाब ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन हुए जैसे आप दोनों के सवाल का जवाब ले लेते हैं इकबाल जी से। इकबाल जी जल्दी से अपनी बात सर। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि आईएमएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में डाला था, तो मैंने कहा आईएमएफ ने ग्रे लिस्ट में वो ठीक किया ना, एक ही बात से ठीक किया ना सर। फेटफ ने डाला था, और फेटफ में जिन लोगों ने वोट पाकिस्तान जो डाला था, उसमें प्राइज हिंदुस्तान मौजूद था उस मीटिंग के अंदर, और हिंदुस्तान का वोट पाकिस्तान के खिलाफ था, ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और उसके बाद हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश नहीं, की भारत के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, सुना बात को, और यार अजीब बात नहीं है यार, जनरल साहब आप क्या आदमी है यार, मेरी बात को जवाब तो सुन लो, फिर जो मर्जी करें। झूठ क्यों बोल रहे हो? भारत का क्या लेना? और नहीं ना, फिर वही बात है यार, या मुझे ना लिया करें, नहीं तो सर गलत भारत को सर गलत इन्वॉल्व करेंगे तो सवाल
लोग ऑब्जेक्शन तो करेंगे ना। अब जवाब दीजिए ना, आप भारत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हर चीज में आपके भारत आ जाता है, आपकी स्थिति खराब है, भारत की एंट्री है। दोबारा सवाल करने दीजिएगा, इनको बहुत शौक है बात करने का, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि जवाब सही हो रहा है। बहुत जल्दी से इसी बात से आप ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की आवाम को रियलिटी पता लग सके, आपका प्रोपेगेंडा ये है, इसलिए आप रियलिटी पता है। आप जो है अपने अवाम को झूठ बोलते रहे हैं, आज मीडिया ने बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आज अभी भी झूठ बोल रहे हैं, आपके कंडक्ट बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं नहीं, ये कंडक्ट बता रहा है ठीक है, वक्त की कमी है। कर्नल शिवदान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए, और मेजर जनरल AK सिवाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत यहाँ पर करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे।